स्टोरी शुरू होती है एक लैबिरिंथ के अंदर, जहां हम एक पर्सन को बिना रुके मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखते हैं। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एरन है, जो पूरे आराम से उन खतरनाक मॉन्स्टर्स रैबिट्स को खत्म कर रहा है। सडनली उसके सामने गॉब्लिन्स का एक ग्रुप आ जाता है और वो उनको भी साफ करने के लिए रेडी हो जाता है। एरन अपने ऊपर एक सपोर्ट मैजिक यूज करता है। ये एक ऐसा मैजिक है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो काफी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को ढेर करना शुरू कर देता है। अलग बात है कि ये मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल और यूजफुल है, खास तौर पर तब जब आप किसी पार्टी के साथ लड़ रहे हो। लेकिन इसका एक डेंजरस ड्रॉबैक भी है और वो है इस स्पेल को कंटिन्यूअसली यूज करने का लिमिटेड ड्यूरेशन। एरन इस मैजिक को सिर्फ 3 मिनट के लिए ही यूज कर सकता है, पर ये ड्यूरेशन उसके सामने आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन एरन इस लैबिरिंथ के अंदर अकेले क्यों लड़ रहा है और किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं है? हम पास्ट में चलते हैं ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। हम एरन को उसकी पुरानी पार्टी के साथ देखते हैं, जहां वो सरप्राइज्ड हो जाता है जब लीडर ओलिवर उसको पार्टी से निकाल देता है, इस बहाने के साथ कि वो सारे मेंबर्स में से सबसे कमजोर है। एरन को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ओलिवर सिर्फ एक लीडर नहीं था बल्कि उसका बचपन का दोस्त था और उन दोनों ने साथ मिलकर इस पार्टी को बनाया था। उनकी मेहनत की वजह से ही पार्टी रिकॉर्ड टाइम में एस रैंक तक पहुंच पाई थी और उसको हीरोज की पार्टी के नाम से जाना जाने लगा था। और यहां तक कि वो सदर्न लैबिरिंथ में 94th फ्लोर तक पहुंचने वाली पहली पार्टी बनी थी। इतना सब होने के बाद भी उसको इतनी आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओलिवर इसकी वजह बताता है और कहता है कि पिछले महीने एक दूसरी पार्टी के साथ जॉइंट क्वेस्ट के दौरान उन्होंने सपोर्ट मैजिक यूजर्स की असली ताकत को देखा था और उन्हें रियलाइज हुआ कि एरन उतना स्ट्रांग नहीं था, बल्कि वो पार्टी के प्रोग्रेस को स्लो करने की वजह बन गया था। एरन अपने डिफेंस में बोलने की कोशिश करता है और समझाता है कि उसका मेन स्पेशलाइजेशन एक स्वॉर्ड्समैन का था और वो शुरू से कोई सपोर्ट यूजर नहीं था, बल्कि उसको मजबूर किया गया था इस रोल को सीखने के लिए, क्योंकि पार्टी को इसकी जरूरत थी। लेकिन ओलिवर उसको बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स देता है और कंफर्म करता है कि उन्हें पहले से ही उससे एक बेहतर सपोर्ट यूजर मिल गया है। उस मोमेंट पर एरन को रियलाइज हो जाता है कि अब सब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ पार्टी के बाकी मेंबर्स ने कोई दुख नहीं दिखाया, बल्कि वो उसके जाने से खुश थे और वो उसको ताना मारने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो सकती है, लेकिन तुम दोनों में ही कमजोर हो। हम वापस प्रेजेंट में लैबिरिंथ के अंदर आते हैं, जहां एरन सबको चैलेंज करने का और अकेले ही लैबिरिंथ को क्लियर करने का फैसला करता है ताकि वो सबको अपनी ताकत प्रूव कर सके। अभी तक वो 7th फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब रहा है और वो ट्रांसफर क्रिस्टल के जरिए अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वो लोगों के एक ग्रुप को भागते हुए नोटिस करता है और उनके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। बाकी इवेंट्स की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि ये लोग एडवेंचरर्स की एक पार्टी हैं जो लैबिरिंथ के अंदर थे और उनका सामना पावरफुल ऑक्स के एक ग्रुप से हो गया था और इस वजह से वो भागने पर मजबूर हो गए थे। उनकी बातों से एरन को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक मेंबर को वहां चारे के रूप में छोड़ दिया था ताकि उनका बच निकलना आसान हो जाए, जबकि उनका लीडर अपने इस काम को सही ठहराते हुए कहता है कि वो अभी नई थी और जिंदा रहने के लिए उनके पास यही एक रास्ता बचा था। एरन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन्हें उनकी इस घटिया और नीच हरकत के लिए बुरा भला कहता है। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे तुरंत उस लड़की की लोकेशन बताने को कहता है। दूसरी तरफ वो लड़की ऑर्क से पूरी तरह घिर चुकी थी और अपनी आखिरी उम्मीद में डर से कांपते हुए वो खुद को बचाने के लिए एक मैजिकल बैरियर बनाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो जिंदा बचेगी या मर जाएगी। मॉन्स्टर्स की बढ़ती संख्या और उनके लगातार दबाव की वजह से वो बैरियर धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो पूरी तरह अपनी उम्मीद खो देती है, अपने इस नसीब के आगे सरेंडर करते हुए। सडनली उस जगह पर एक विंड मैजिक दिखाई देता है। हम वापस एरन के पास आते हैं, जो फाइनली वहां पहुंच चुका है और वो एक पल भी हिचकिचाए बिना सीधा लड़ाई में कूद जाता है, अपनी तलवार से एक तेज हमला करते हुए और सपोर्ट मैजिक के साथ अपने वार को और बढ़ाते हुए, जिससे उसकी ताकत और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो ऑक्स के बीच बहुत ही हैरत अंगेज तेजी के साथ मूव करता है और उन्हें एक के बाद एक पूरे दबदबे के साथ ढेर कर देता है, भले ही उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो लड़की उसकी इस असाधारण ताकत को देखकर दंग रह जाती है और वो ये समझ नहीं पाती कि वो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन है या एक मेज जो दोनों चीजों को मिलाकर यूज कर रहा है। देखते ही देखते उसने बिना किसी खतरे को छोड़े अपने सामने के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। उसके बाद वो उसकी हालत चेक करने के लिए उसके पास जाता है, फिर उसको खड़े होने में मदद करता है और उसको लैबिरिंथ से सेफ बाहर निकालने के लिए अपने साथ ले जाता है।
वो अपना इंट्रो सोफिया कोलोडेल के रूप में देती है और अपनी जान बचाने के लिए दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। एरन को लगता है कि उसका फैमिली नेम उसके लिए अनजान नहीं है, जैसे कि उसने पहले कभी ये सुना हो। उसी दौरान सोफिया उसको डिनर पर इनवाइट करने का फैसला करती है, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। और वो पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसकी सोशलाइज करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके जिद करने के बाद वो आखिर में मान जाता है। वो उसको एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां रैबिट गिल्ड का एम्बलम लगा हुआ था, और उसी मोमेंट पर एरन कंफर्म करता है कि वो सिल्वर रैबिट्स गिल्ड से बिलोंग करती है, जो किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट गिल्ड्स में से एक है, जिसको कोलाडेल फैमिली लीड करती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं और वहां सोफिया को अपनी बड़ी बहन मिलती है। सरप्राइज की बात यह है कि उसकी बहन एरन को जानती है और वो भी उसको जानता है। वो सीलिया कोलाडेल है, जो सिल्वर रैबिट्स गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी की लीडर है और सपोर्ट मैजिक यूज करने में एक जीनियस के रूप में जानी जाती है। बल्कि उसको किंगडम के अंदर इस फील्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लासिफाई किया गया है। वो वही है जिसने ये आइडिया दिया था कि पार्टी के हर एक मेंबर के पास एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और इस आइडिया ने बदल दिया तरीका लेबिरिंथ्स को क्लियर करने का और हैरान अंगेज रिजल्ट्स हासिल किए। दूसरी तरफ वो वही वजह थी जिसके कारण एरन ने अपनी पार्टी को बैलेंस करने के लिए अपनी स्पेशलाइजेशन को बदलकर सपोर्ट मैजिक कर लिया था, और वो उस जॉइंट क्वेस्ट में भी मौजूद थी जिसमें ओलिवर और बाकी के मेंबर्स उसकी ताकत को देखकर दंग रह गए थे, जिसने आखिरकार उनके एरन को निकालने के फैसले को जन्म दिया। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां सीलिया चिढ़ जाती है जब वो एरन को अपनी बहन के साथ देखती है, ये सोचते हुए कि वो उसको परेशान कर रहा है। लेकिन सोफिया उसको समझाती है कि एरन ही वो है जिसने उसकी जान बचाई है। इस बात पर सीलिया अपनी बहन पर बिना परमिशन के लैबिरिंथ जाने के लिए गुस्सा होती है। फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एरन से माफी मांगती है। वो सब साथ बैठते हैं और सोफिया उनके पहले के जान पहचान को देखकर हैरान होती है। तो सीलिया उसको समझाती है कि वो पहले लैबिरिंथ के अंदर मिले थे, और वो उसको ये भी बताती है कि वो हीरोज पार्टी के मेंबर्स में से एक था। सोफिया इस सच से शॉक हो जाती है, लेकिन एरन मामले को शांत करता है, सिचुएशन को बताता है और उन्हें बताता है कि मामला अब खत्म हो चुका है और वो अब उस पार्टी का हिस्सा नहीं है। सीलिया इस बात पर हैरान होती है कि पार्टी ने उस जैसे टैलेंट को कैसे छोड़ दिया, लेकिन वो इस बात को आगे बढ़ाती है और इस सच का फायदा उठाते हुए कि वो अवेलेबल है, उसके सामने एक छोटी क्वेस्ट ज्वाइन करने का प्रपोजल रखती है, जो कि एक ट्रेनिंग एक्सपीडिशन है जिसका गोल लैबिरिंथ के अंदर नए मेंबर्स को ट्रेन करना है, जहां उन्हें सिर्फ 3 दिनों के अंदर 50वें फ्लोर तक पहुंचना है। एरन इस मुश्किल ऑब्जेक्टिव से हैरान होता है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टीज को भी इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि इसके पीछे गिल्ड के अंदर की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई हिडन रीजन है। सीलिया का उसकी ताकत के लिए रिस्पेक्ट और उस पर ट्रस्ट होने के बावजूद वो पहले तो माफी मांगता है क्योंकि वो अभी भी उस चीज से अफेक्टेड है जो उसकी पार्टी के साथ उसके साथ हुई थी। दूसरी तरफ सोफिया भी उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि वो इस एक्सपीडिशन का हिस्सा होने वाली है। तो एरन हिचकिचाता है और कहता है उन्हें कि वो सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। वो सीलिया को यह भी समझाता है कि उसने अपनी स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट से बदलकर स्वॉर्ड्समैन कर लिया है और वो इस पर कोई एतराज नहीं करती है, बल्कि वो उससे कहती है कि अगर वो अग्री करने का फैसला करता है तो अगले दिन गिल्ड हेडक्वार्टर्स आ जाए। उसके बाद एरॉन वहां से निकल जाता है और एक ऐसे बूढ़े आदमी की शॉप पर जाता है जिसे वो अच्छे से जानता है और दादा कहता है। वो दोनों साथ बैठते हैं और चाय पीते हैं और वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी शॉप और ज्यादा फेमस हो गई है। एरॉन उदास महसूस करता है और माफी मांगता है क्योंकि उसको हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है और वो पहले की तरह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको दिलासा देता है, ये कंफर्म करते हुए कि वो उसको अच्छे से जानता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो रास्ते का अंत नहीं है बल्कि इसकी असली शुरुआत है। और वो उसको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है, ये कंफर्म करते हुए कि वो एक ऐसे रिजल्ट तक पहुंचेगा जो उसकी मेहनत के काबिल होगा। एक दूसरी जगह पर सीलिया सिल्वर रैबिट्स गिल्ड के लीडर के साथ बात कर रही थी और वो उन्हें बताती हैं कि एरॉन ने हीरोज पार्टी को छोड़ दिया है। तो वो इस खबर से शॉक हो जाता है और इसको एक बहुत बड़ा नुकसान देखता है। सीलिया उन्हें कंफर्म करती है कि एरन का सपोर्ट मैजिक भले ही पावर के मामले में सबसे बेस्ट ना हो, लेकिन वो एक हैरत अंगेज कास्टिंग स्पीड के साथ अलग पहचान रखता है जो दूसरों से कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही उसके पास बैटल्स के रास्ते को एनालाइज करने और प्रिसाइज डिसीजंस लेने की हाई एबिलिटी है, जिसका मतलब है कि हीरोज पार्टी उसके जाने से बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। अगले दिन एरन गिल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और लीडर से मिलता है। फिर सीलिया उसको क्वेस्ट की डिटेल समझाती है जहां वो बिगिनर्स की 10 पार्टीज को लीड करेंगे जिनके साथ सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स होंगे। उनमें से एरन और सीलिया हैं और वो तब तक इंटरवीन नहीं करेंगे जब तक कोई ऐसा असली खतरा ना हो जो स्टूडेंट्स की जान को मुश्किल में डाल दे।
एरन क्वेस्ट के साइज के हिसाब से एस्कॉर्ट्स के इतने कम नंबर को देखकर हैरान होता है, तो सीलिया उसको जवाब देती है कि ये चीज स्टूडेंट्स को हासिल करने में मदद करेगी, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। लेकिन वो रियलाइज करता है कि एक और रीजन है जो बताया नहीं गया है, और इसके बावजूद वो अग्री करने का फैसला करता है। उसके बाद हम उसको अगले दिन लैब्रिंथ के एंट्रेंस पर देखते हैं। सीलिया और सोफिया वहां पहुंचती हैं और उससे बाकी ग्रुप से दूर खड़े रहने का रीजन पूछती हैं, तो वो समझाता है कि वो अभी भी उनके लिए नया है। सीलिया स्टूडेंट्स के टेंशन को नोटिस करती है, तो वो उन्हें शांत करने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले वो एरन को बाकी एस्कॉर्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है, और वो नोटिस करता है कि उनमें से हर एक के पास फॉर्मेशन के अंदर एक प्रिसाइसली डिफाइंड रोल है, और पार्टी में सिर्फ एक अटैकर और एक बफर की कमी है, जो उसके दिमाग में इस बात का शक और ज्यादा बढ़ा देता है कि उसको चुनने की वजह क्या थी। उसके मन में क्वेश्चन मार्क्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या सीलिया ने उसको तब भी शामिल किया होता अगर उसने खुद को एक अटैकर न बताया होता। उसके बाद सीलिया स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देती है और एरन को उनके सामने हीरोज पार्टी के एक मेंबर के रूप में पेश करती है, जो पहुंचे द 94th फ्लोर तक। तो वो उसके इस अचानक अनाउंसमेंट से हैरान हो जाता है, लेकिन उसके शब्दों का असर साफ दिखता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का टेंशन अब उत्साह और तैयारी में बदल जाता है। एरन थोड़ा झुंझलाहट महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जानकारी उसके लिए बाद में मुश्किलें पैदा कर सकती है, खासकर पार्टी छोड़ने के बाद। लेकिन सीलिया उसे बताती है कि वो 10th पार्टी के साथ होगा, जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट शामिल है। वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है और उनके बीच सोफिया को पाता है, साथ ही पार्टी लीडर लोगन को, जो बहुत कमंडी और अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक सपोर्ट मैजिक यूजर है और खुद सीलिया से आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। इसके अलावा कैरोलिन है, जो आर्मर न पहनने के बावजूद खुद को एक डिफेंडर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, बल्कि 2 छोटी कटारों पर निर्भर करती है, और समझाती है कि उसका डिफेंसिव स्टाइल सीधे मुकाबले के बजाय चकमा देने और गति पर निर्भर करता है, जो कि एक ज्यादा मुश्किल स्टाइल है और इसके लिए हाई स्किल की जरूरत होती है। जहां तक सोफिया का सवाल है, वो मैं मेज हूं इस पार्टी की। उसके बाद सभी लोग लैब्रिंथ के अंदर मूव करते हैं, जहां क्वेस्ट एक्चुअली में शुरू होती है, और वहां कैरोलाइन एरन से इस एक्सपीडिशन में उनके साथ हीरोज पार्टी के एक फॉर्मर मेंबर की प्रेजेंस का रीजन पूछती है, तो वो उसको शांति से जवाब देता है कि वो हीरोज पार्टी से था। जहां तक अब की बात है, वो अब उनमें से एक नहीं है। कैरोलाइन इस बात पर हैरान होती है और उससे पूछती है कि वो हीरोज पार्टी को कैसे छोड़ सकता है, जो कि एक ऐसी पार्टी है जिसे सभी लोग एडमायर करते हैं, और वो वजह जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो जवाब देने से मना कर देता है। उसके बाद वो अपना रास्ता कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन सडनली उस जगह पर मॉन्स्ट्रस वुल्फ्स दिखाई देते हैं और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एरन उन्हें पहले से ही नोटिस कर लेता है, क्योंकि वो रेडी था। तो जैसे ही वो पास आते हैं, एक ग्राउंड स्पेल एक्टिवेट होती है, जिससे जमीन से बड़े बड़े रॉक्स निकलते हैं और उन्हें जल्दी से खत्म कर देते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बैटल को जल्दी खत्म किया जा सके, क्योंकि टाइम उनके लिए इंपॉर्टेंट था। कुछ टाइम बीतने के बाद वो पहुंचते हैं द 20th फ्लोर पर, और रास्ते के दौरान एरन पार्टी के मूवमेंट्स को पूरी प्रिसिजन के साथ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि हर कोई सच में अलग और बेहतरीन है, लेकिन उनमें से हर एक के पास वीकनेसेस हैं। लोगन के पास सपोर्ट मैजिक यूज करने की एक हैरान अंगेज एबिलिटी है, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम यह है कि वो ऑर्डर्स देने या पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में एक्सेल नहीं करता, इसके बावजूद कि यही सपोर्टर का असली रोल होता है। जहां तक कैरोलाइन का सवाल है, वो बहुत फास्ट है, लेकिन उसकी कमी यह है कि वो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना सोचे समझे रेकलेसली अटैक करती है। इसके साथ ही उसके 2 डैगर्स कुछ सिचुएशंस में काफी नहीं होते हैं। जहां तक सोफिया की बात है, वो भी स्ट्रांग है, लेकिन बैटल के अंदर उसकी हिचकिचाहट उसकी परफॉर्मेंस को रोकती है। उसके बाद सारी पार्टीज 20th फ्लोर के बॉस तक पहुंचती हैं और वो उसको खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो ट्रांसफर ज्यूअल में अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि अगले दिन उसी पॉइंट से शुरुआत कर सकें। उसके बाद वो लैब्रिंथ से बाहर निकलते हैं। सीलिया एरन से उसके ओपिनियन के बारे में पूछती है 10th पार्टी के, तो वो उसको बताता है कि वो सच में काफी अलग और बेहतरीन है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। अगले दिन एरन एक झटके के साथ उठता है जब वो हीरोज पार्टी से अपने निकाले जाने की खबर को फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ देखता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने उम्मीद की थी कि वो इस अनाउंसमेंट को ट्रेनिंग क्वेस्ट के खत्म होने तक टाल देंगे, क्योंकि ये न्यूज़ स्टूडेंट्स के दिमाग को अफेक्ट कर सकती है और उसके प्रति उनके नजरिए को बदल सकती है। उसके बाद वो उनके पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में कोई उसको आवाज देता है और एक लड़की सामने आती है जिसे वो अच्छे से जानता है। वो लूना है, जो हीरोज पार्टी के मेंबर्स में से एक है और ओलिवर की तरह ही उसकी पक्की दोस्त है।
वो अकेली ऐसी थी जिसका बिहेवियर उसके प्रति नहीं बदला था और वो हमेशा उसकी वैल्यू करती थी और उसकी रिस्पेक्ट करती थी। वो वहाँ मौजूद नहीं थी जब उसको निकाला गया था और जब उसको इस बारे में पता चला तो वो शॉक हो गई थी और इसीलिए वो उससे वापस लौटने के लिए कहने आई थी। लेकिन एरॉन उसको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है उन पुरानी प्रॉमिस के बारे में जो उन्होंने पास्ट में साथ मिलकर किया था कि वो दोनों साथ में लैब्रिंथ को क्लियर करेंगे, लेकिन वो मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। भले ही वो काफी अफेक्टेड होता है और उसके साथ की अपनी यादों में खो जाता है। वो रियलाइज करता है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उसके बाद वो लैब्रिंथ की तरफ बढ़ता है, जबकि वो स्टूडेंट्स के रिएक्शन के बारे में सोच रहा होता है जब उन्हें पता चला कि उसको उसकी कमजोरी की वजह से निकाल दिया गया है। और वो इस बात से इनकार नहीं कर रहा था कि वो उस पर से अपना ट्रस्ट खो देंगे। इंडीड जब वो पहुंचता है वो नोटिस करता है कि ये खबर उन तक पहुंच चुकी है और हर कोई जो उन्होंने सुना उससे हैरान है, खासकर लोगन जो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगा था, जबकि वो पहले एरन को एक रोल मॉडल के रूप में देखता था। एरन उनके बिहेव करने के तरीके में बदलाव को नोटिस करता है और उसने ये एक्सपेक्ट किया था। उसी मोमेंट पर सीलिया बाकी एस्कॉर्ट्स के साथ जल्दी से वहां पहुंचती है जब उसको पता चलता है कि क्या हुआ है और वो एरन से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसको इस सिचुएशन में डाल दिया जबकि वो सिर्फ कोशिश कर रही थी स्टूडेंट्स के टेंशन को कम करने की। लेकिन एरन उसको बताता है कि गलती उसकी खुद की गलती है क्योंकि उसने शुरू से अपनी सिचुएशन को क्लियर नहीं किया था और वो उससे कहता है कि वो सब नॉर्मल तरीके से डील करे ताकि वो क्वेस्ट को सेफली पूरा कर सके। टेंशन थोड़ा कम होना शुरू होता है जब एस्कॉर्ट्स में से एक कंफर्म करता है कि एरन कमजोर नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले 94th फ्लोर तक पहुंच चुका है। उसके बाद एरन अपनी पार्टी की तरफ बढ़ता है और लोगन उससे सीधा पूछता है कि क्या जो न्यूज में कहा गया है वो सच है और क्या वो सच में अपनी कमजोरी की वजह से निकाला गया था। एरन उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब देता है कि ये सच है और वो कमजोर था। सोफिया इस पर ऐतराज करती है क्योंकि उसने उसकी ताकत को देखा था जब उसने मोमेंट्स में दर्जनों ऑक्स को ढेर कर दिया था, लेकिन वो उन्हें समझाता है कि वो अब वो हीरो नहीं है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी और वो अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर है, लेकिन वो अभी भी उनके साथ लड़ने और क्वेस्ट खत्म होने तक उनकी मदद करने के काबिल है। इंडीड वो आगे बढ़ते हैं और 21st फ्लोर से शुरुआत करते हैं और ऐसा होना था कि वो इस दिन 35th फ्लोर तक पहुंच सके। आरोन इस बात से अवेयर था कि उसको 31st फ्लोर तक पहुंचने तक लीडरशिप में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस स्टेज में लीडरशिप ट्रेनीज की होती है और वो खुद ही अपने आप सिचुएशन से डील करते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जब तक वो उस फ्लोर तक नहीं पहुंच जाते और उस पॉइंट पर आरोन ऑर्डर्स देना शुरू करता है। वो इस टाइम नोटिस करता है कि सोफिया और कैरोलाइन उसके साथ नॉर्मली डील कर रही हैं, लोगन के उलट जो उस पर से अपना ट्रस्ट खो चुका था। सडनली आरोन मॉन्स्टर्स के आने को सेंस करता है और वो गॉब्लिन्स का एक ग्रुप थे। वो कैरोलाइन को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर देता है जबकि सोफिया और लोगन पीछे से उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोगन ऑर्डर्स का वेट नहीं करता और तुरंत कैरोलाइन पर अपना मैजिक यूज करना शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि सारे मामले कंट्रोल में हैं। उसी मोमेंट पर सोफिया एक ऑर्क का सामना करती है तो वो डर महसूस करती है और मूव नहीं कर पाती। लोगन देखता है कि आरोन बिना किसी इंटरवेंशन के खड़ा है, लेकिन सडनली आरोन एक वीकनिंग स्पेल यूज करता है उस ऑर्क पर जिससे वो उसकी मूवमेंट को रोक देता है। उसके बाद वो सोफिया की तरफ बढ़ता है उसकी हालत चेक करने और उसको शांत करने के लिए ताकि वो अपना बैलेंस वापस पा सके, और वो पूरी ताकत के साथ अपना मैजिक यूज करना शुरू करती है और ऑर्क को पूरी तरह खत्म कर देती है, जो उसकी इंटेंसिटी देखकर खुद एरन को भी हैरान कर देता है। दूसरी तरफ लोगन अपनी पोजीशन को रीइवैल्यूएट करना शुरू करता है क्योंकि उसने एरन को पूरी मास्टरी के साथ पावरफुल मैजिक यूज करते हुए देखा था और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसको हीरोज पार्टी से कैसे निकाला गया। उसके बाद वो आगे बढ़ना कंटिन्यू रखते हैं जब तक वो अपनी अगली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते, जहां उनके सामने एक जायंट स्पाइडर आ जाता है। लोगन डर महसूस करता है और नहीं जानता कि वो इससे कैसे डील करेंगे, लेकिन वो एरन को पूरे धीरज के साथ ऑर्डर्स देते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो कैरोलिन को मूव करने का ऑर्डर देता है तो वो तुरंत मॉन्स्टर की तरफ लपकती है। लोगन उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसको ये मामला डेंजरस लगता है, लेकिन एरन उसको रोक देता है, ये क्लियर करते हुए कि सपोर्टर कभी आगे फ्रंट पर नहीं जाता। फिर वो कैरोलिन को मॉन्स्टर पर पीछे से अटैक करने के लिए कहता है ताकि उसका अटेंशन डाइवर्ट किया जा सके, जबकि लोगन उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को एनहांस करेगा। उसके बाद सोफिया की बारी आती है जो स्ट्रॉन्ग विंड मैजिक से अटैक करती है और वो स्पाइडर की एक टांग को काटने और उसको एक जगह फिक्स करने में कामयाब हो जाती है। इसके बावजूद एरन रियलाइज करता है कि बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। इंडीड स्पाइडर कैरोलिन पर अपने वेब से अटैक कर देता है और उसको कैप्चर कर लेता है। लोगन का एनहांसमेंट मैजिक उसको पार्शियली प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन स्पाइडर के थ्रेड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो खुद को उनसे आजाद नहीं कर पा रही थी।
उस पॉइंट पर एरन इंटरवीन करता है और अपने मैजिक से उसके डैगर्स को और ज्यादा शार्प कर देता है, तो वो थ्रेड्स को काटने और खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। इसके साथ ही उस दिन की बैटल खत्म हो जाती है और क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा है। उसके बाद सभी लोग वापस लौटते हैं अपने अपने घरों की तरफ। लेकिन एरन हैरान होता है जब दो एस्कॉर्ट्स एलेक्स और राय उसको उनके साथ डिनर करने का ऑफर देते हैं, तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ लोगन सोफिया और कैरोलिन के साथ चल रहा था, तो वो मौके का फायदा उठाता है और सोफिया से उस दिन के बारे में पूछता है जब एरन ने उसकी जान बचाई थी। तो वो उसको सब कुछ बताती है जो कुछ भी हुआ था, और ये भी कि वो एक ही समय पर स्वॉर्ड और मैजिक दोनों का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसने अपनी स्पेशलाइजेशन बदल ली थी। लोगन इस बात से चौंक जाता है क्योंकि इस दिन के दौरान उसने अपने सामने हर एस्पेक्ट से एक परफेक्ट सपोर्टर देखा था, और इसके साथ ही उस वीकनिंग स्पेल को भी जो उसने यूज की थी, जो कि इतनी पावरफुल थी कि खुद सीलिया भी इसका अक्सर यूज नहीं करती है इसके मुश्किल होने के कारण, जबकि एरन ने इसका यूज पूरी आसानी के साथ किया था। साथ ही बैटल को ऑर्गेनाइज करने का उसका तरीका बहुत प्रिसाइज था क्योंकि उसने मॉन्स्टर्स के अटैक्स को पहले से प्रेडिक्ट किया और सही समय पर हर एक इंडिविजुअल की पोजीशन डिसाइड की। इस सब के ऊपर वो एक स्ट्रॉन्ग अटैकर भी है। उसी मोमेंट पर लोगन रियलाइज करता है कि उसका पुराना नजरिया गलत था और एरन सिर्फ एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर नहीं है बल्कि एक पावरफुल जीनियस है। ये चीज उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने और उसके लेवल तक पहुंचने और यहां तक कि उससे आगे बढ़ने के लिए एंथुजियास्टिक कर देती है। एक दूसरी जगह पर एरन एलेक्स और राई के साथ बैठा था और उनके साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा था क्योंकि जब वो हीरोज पार्टी में था तब उसके पास ऐसे मोमेंट्स नहीं होते थे। वो उससे पूछते हैं कि उसने क्यों कहा कि वो एक अटैकर है जबकि न्यूज में ये बताया गया था कि वो एक सपोर्टर है। तो वो उन्हें समझाता है कि उसने अपनी स्पेशलाइजेशन बदल ली है, या यूं कहें कि वो अपनी ओरिजिनल स्पेशलाइजेशन पर वापस लौट आया है क्योंकि वो शुरू से एक स्वॉर्ड्समैन था और वो स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसके दादा भी एक स्वॉर्ड्समैन थे और वो उन्हें बड़े एडमिरेशन के साथ देखा करता था जब वो मॉन्स्टर्स को हराते थे, और यहीं से स्वॉर्ड के लिए उसका पैशन शुरू हुआ था। इंडीड वो हीरोज पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब वो डीप फ्लोर्स पर पहुंचे जहां उनकी प्रोग्रेस धीमी पड़ गई और टीम को लगा कि एरन उनकी प्रोग्रेस रोक रहा है। तो उन्होंने सीलिया के आइडिया को अप्लाई करने का फैसला किया और क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है इसलिए उसको अपनी स्पेशलाइजेशन बदलकर सपोर्ट करने के लिए चुना गया ताकि बैलेंस अचीव किया जा सके। इसकी बदौलत वो 94th फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन अपने अंदर वो जानता था कि ये काफी नहीं था और पार्टी इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। एलेक्स उससे उसके गोल के बारे में पूछता है तो एरन जवाब देता है कि वो एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है जो एक ऐसी पावर तक पहुंचने के काबिल हो जो उसको अकेले लैबिरिंथ को क्लियर करने की परमिशन दे। इस ड्रीम की डिफिकल्टी के बावजूद एलेक्स और राय उसकी इसको अचीव करने की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट थे। अगले दिन हर कोई हैरान होता है कि खुद हीरोज पार्टी लैबिरिंथ की तरफ बढ़ गई है। कुछ देर बाद एरन भी पहुंच जाता है क्योंकि पार्टी के साथ ये उसका लास्ट डे है, तो उन्होंने क्वेस्ट खत्म होने के बाद उससे एक रिक्वेस्ट मांगने का फैसला किया। लेकिन इस रिक्वेस्ट को जानने से पहले सीलिया उसको बुलाती है। जब वो चल रहा था वो स्टूडेंट्स को हीरोज पार्टी के बारे में बात करते हुए सुनता है जो डिसाइडेड टू एंटर किया है लैबिरिंथ में आज, और वो 92nd फ्लोर से शुरुआत करेंगे नए मेंबर के साथ अपनी हार्मोनी को टेस्ट करने के लिए। एरन अपने आप से कहता है कि ये उनके लिए डेंजरस है और इससे बेहतर होता अगर वो किसी आसान फ्लोर से शुरू करते, लेकिन वो इंटरवीन ना करने का फैसला करता है। एक दूसरी जगह पर हम हीरोज पार्टी को देखते हैं और वो सच में 92nd फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ नया सपोर्टर है। हर कोई उनसे हैरत अंगेज रिजल्ट्स पेश करने की उम्मीद कर रहा था, खासकर एरन की एब्सेंस के बाद, जबकि लूना अकेली ऐसी थी जो इसके उल्ट उम्मीद कर रही थी। जहां तक ओलिवर का सवाल है, वो उसको स्पेसिफिकली ये प्रूव करना चाहता था कि एरन सिर्फ एक फेलियर है। हम 2 दिन पहले के पास्ट में वापस जाते हैं जब पार्टी ने नए मेंबर के लिए एक रिसेप्शन रखा था। उस टाइम पर लूना शॉक होकर वापस लौटी जब उसने सुना कि एरन सिल्वर रैबिट्स गिल्ड को ज्वाइन करेगा, और वो नहीं जानती थी कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। उसने ओलिवर से जो कुछ सुना उस पर विश्वास नहीं किया और उसने उसको और बाकी मेंबर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि एरन पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था और उसकी बदौलत ही वो अपने करंट लेवल तक पहुंचे हैं। लेकिन कोई भी उसकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ और उसने उम्मीद खो दी। उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि वो उनके बीच एक कोऑपरेशन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए 92nd फ्लोर की तरफ बढ़ेंगे। लूना इस आइडिया से अग्री नहीं हुई क्योंकि ये फ्लोर बहुत ज्यादा डेंजरस है और इससे उनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसकी बातों का मजाक उड़ाया, ये कंफर्म करते हुए कि वो पहले भी इस फ्लोर को सरपास कर चुके हैं। उसने उन्हें वहां एक जायंट ब्लैक ड्रैगन की प्रेजेंस के बारे में याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और ओलिवर ने कंफर्म किया कि ये एक फाइनल डिसीजन है।
हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां पार्टी सच में 92nd फ्लोर पर पहुंचती है और वो एक मैसिव मॉन्स्टर का सामना करते हैं। ओलिवर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो हैरान होता है जब वो अटैक करता है कि उसकी स्ट्राइक का उस पर कोई असर नहीं होता। उसी समय वो एक अजीब सा हैवीनेस महसूस करता है जब वी ने उसके इक्विपमेंट को एनहांस किया और शक धीरे धीरे आने लगता है। वो अकेला नहीं था। जैसे ही डेरेक मॉन्स्टर के अटैक्स के सामने अपना बैलेंस खो देता है और नेली के मैजिकल स्पेल्स बहुत ज्यादा वीकर हो जाते हैं, जब मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो वो उसके स्ट्राइक्स को इवेट करने के काबिल नहीं होते हैं। ओलिवर हैरान होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि वेल का मैजिक एरन के मैजिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल इसके उलट है। वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उन्हें मॉन्स्टर को सराउंड करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो जल्दी से अटैक करता है और उन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करने से रोक देता है। एरन पास्ट में उन्हें इस कंफ्यूजन से बचा लिया करता था क्योंकि वो बैटल को ऑब्जर्व करता था और उन्हें प्रिसीजन के साथ डायरेक्ट करता था। लूना इस बात को अच्छे से रियलाइज करती है और वो पार्टी को बताने ही वाली थी कि यही उनकी कमजोरी का रीजन है, लेकिन सडनली ऊपर से कुछ दिखाई देता है। उनके सबसे बुरे नाइटमेयर सच हो जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन सामने आ जाता है, वो फ्लोर बॉस। वो ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ नीचे उतरता है और अपने टेरर की हद को दिखाता है जब वो उस मैसिव मॉन्स्टर को, जिसके खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे थे, सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से ही खत्म कर देता है। लूना चिल्लाती है और उनसे तुरंत वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो इस बात के बहाने मना कर देते हैं कि उन्होंने इस ड्रैगन को पहले भी हराया है और वो ऐसा फिर से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा था। डेरिक सबसे पहले आगे बढ़ता है, लेकिन उसको ड्रैगन से एक डायरेक्ट फायर अटैक मिलता है और वो दूर जा गिरता है और अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। लूना जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है उसको हील करने की कोशिश के लिए। उसी मोमेंट पर वेल एक शॉक की स्टेट में होती है जो मूव करने के काबिल नहीं होती। नेली ड्रैगन पर अपने मैजिक से अटैक करती है, लेकिन उस पर बिल्कुल कोई असर नहीं होता और उसके एक ही स्ट्राइक से वो भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। ओलिवर को विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन लूना उसको जल्दी से रियलिटी में वापस लाती है क्योंकि ड्रैगन ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। ओलिवर वेल को उसके शॉक से बाहर निकालने के लिए जल्दी करता है और उससे अपनी पावर को तुरंत एनहांस करने के लिए कहता है। वो रिस्पॉन्ड करती है और वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक द सीक्रेट सोर्ड को प्रिपेयर करना शुरू करता है। कैसा रहा? वो उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है अपना सब कुछ लगाकर, लेकिन ड्रैगन का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ओलिवर दूर जा गिरता है और उनकी आखिरी उम्मीद टूट जाती है। ओलिवर हेल्पलेस खड़ा रहता है, बिना ये समझे कि क्या हुआ और नहीं जानता कि अब क्या किया जाए। लूना इंटरवीन करती है और उसको शांत करती है और उसे सोचने के लिए कहती है। अब उनके पास ट्रांसफर गेट यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है जो उन्हें लैब्रिंथ के अंदर किसी रैंडम जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देगा, लेकिन कोई भी जगह इस ड्रैगन का सामना करने से तो बेहतर ही होगी। वो मुश्किल से एक दूसरे की मदद करते हैं और गेट को खोलना शुरू करते हैं। उनके एंटर करने से पहले एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ड्रैगन सडनली मूव करता है और उन्हें गेट से दूर फेंक देता है। फिर वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। गेट तुरंत क्लोज हो जाता है। हर कोई सोचता है कि वो सेफ हो गए हैं, लेकिन जो हुआ वो सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो है। ड्रैगन किसी दूसरी फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट हो चुका है और लैबिरिंथ एडवेंचरर्स से भरी हुई है। उन सबकी जिंदगी अब खतरे में है। इसके लिए अब उनके पास गिल्ड की तरफ जल्दी से बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो इस बात पर एग्री करते हैं कि गिल्ड को तुरंत इन्फॉर्म करना और लैबिरिंथ के अंदर से सभी एडवेंचरर्स को इवैक्यूएट करने की रिक्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। ओलिवर बिना किसी हेजिटेशन के इस डिसीजन से एग्री कर जाता है, भले ही उन्हें पनिशमेंट का सामना करना पड़े, क्योंकि जो चीज अभी मैटर करती है वो है लोगों की जान बचाना। शुरुआत में लूना डेरिक और नेली का इलाज करती है, फिर ओलिवर को बताती है कि अगर वो ड्रैगन को हराना चाहते हैं तो उन्हें एरन की मदद की जरूरत है। हर कोई उसकी बातों का विरोध करता है, लेकिन वो कंफर्म करती है कि जो कुछ भी हुआ वो उनकी कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि एरन की एब्सेंस की वजह से हुआ था। उन्हें उसकी बातें इलॉजिकल लगती हैं क्योंकि वेल का मैजिक ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन लूना समझाती है कि हीरो साइंस के पास मैजिक के प्रति हाई रेजिस्टेंस है जो ऑर्डिनरी एनहांसमेंट को उनके लिए इनसफिशिएंट बना देता है, जबकि एरन अकेला ऐसा था जो उन्हें सही टाइप का एनहांसमेंट देने के काबिल था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी सपोर्टर्स की देरी की वजह से उसने अपने खुद के स्पेशल स्पेल्स बनाए थे, जो कि एक बेहद मुश्किल काम है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो लैबिरिंथ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। लूना अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखती है, ये कंफर्म करते हुए कि एरन एक ऐसी स्पेल डेवलप करने में कामयाब रहा जो पावर को 50 गुना मल्टीप्लाई कर देती है, जो कि एक शॉकिंग नंबर है, खासकर इसलिए क्योंकि खुद सीलिया भी, जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, वो पावर को सिर्फ 10 गुना ही मल्टीप्लाई कर सकती है।
इससे ये साफ हो जाता है कि हीरोज पार्टी की ताकत मुख्य रूप से एरन पर ही डिपेंड करती थी। लड़ाई के दौरान उसके इक्विपमेंट्स को एनहांस करने के अलावा, जिससे उसके वजन का एहसास ही खत्म हो जाता था, सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वही पार्टी की कामयाबी के पीछे का असली रीजन था। लेकिन ओलिवर अपने अंदर इस बात को मानने से मना कर देता है और इस बात पर अड़ा रहता है कि उसने इस ड्रैगन को पहले भी हराया है और वो एरन के बिना भी इसको फिर से हराने में काबिल होगा, और पूरी तरह से उस पर रिलाय करने के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ एरन पार्टी के साथ लैबिरिंथ में एंटर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे कोई इनविजिबल डेंजर हो। उसी दौरान कैरोलिन आती है और उससे बैटल में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और अपने द्वारा ढेर किए जाने वाले मॉन्स्टर्स के नंबर को बढ़ाने के लिए कुछ एडवाइस मांगती है, लेकिन वो इस अप्रोच को रिजेक्ट कर देता है और उससे अटैक करने की जगह एक डिफेंडर के रूप में अपने रोल पर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन वो देखती है कि मॉन्स्टर्स के बड़े नंबर को खत्म करने से पार्टी पर से प्रेशर कम हो जाएगा। एरन पार्टी मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को क्लियर करने की कोशिश करता है और लोगन कॉन्वर्सेशन में शामिल हो जाता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि ये एडवाइस बिल्कुल वैसी है जैसा एडवेंचरर एल्बर्ट कहा करता था। ये नाम सीलिया के साथ साथ एरन का भी ध्यान खींचता है, क्योंकि वो सिल्वर रैबिट्स गिल्ड का मेन अटैकर था, लेकिन पिछले साल 92nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान वो मारा गया था। कैरोलिन इस बात से अफेक्ट होती है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस सैडनेस में बदल जाते हैं, तो एरन माहौल को बदलने की कोशिश करता है और उन्हें कॉम्बैट के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देना शुरू करता है। उसके बाद वो लैबिरिंथ में एंटर करते हैं। उसी दौरान सीलिया एरन को बुलाती है और नोटिस करती है कि स्टूडेंट्स ने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि उसके एक्सपल्शन की न्यूज फैलने के बाद एक पॉजिटिव चीज है। वो एल्बर्ट के बारे में बात करती है और कंफर्म करती है कि उसका जाना गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो हीरोज पार्टी के बाद सेकंड प्लेस पर आ गए थे। एरन जवाब देता है कि यहाँ तक कि वो ड्रैगन उनके लिए भी मुश्किल था और वो उसके कंपेनियन के जाने पर उसको कंडोलेंसेस देता है। सीलिया कंफर्म करती है कि उसकी मौत में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया है और एरन से उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो देखता है कि एक ही पार्टी में 2 सपोर्टर्स का होना सही नहीं है, तो वो सजेस्ट करती है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन के रूप में ज्वाइन करे। फिर वो उसको सोचने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद सीलिया स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देती है और पार्टीज को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करती है जो लैबिरिंथ के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, कंडीशन पर कि वो लास्ट फ्लोर के बॉस के पास मिलेंगे। जहां तक 10th पार्टी का सवाल है, वो अकेली रह जाती है। कैरोलाइन को खो जाने का डर महसूस होता है, तो एरन उसको समझाता है कि एडवेंचरर्स फ्लोर्स को मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लोर करते हैं ताकि प्रिसाइज मैप्स ड्रॉ कर सके, फिर उन्हें शेयर करते हैं और यही बड़ी गिल्ड्स का एडवांटेज होता है। वो उसे लोअर फ्लोर्स के बारे में बात करने के लिए कहते हैं, तो वो वहां के अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। टाइम बीत जाता है और वो 40th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो किसी भी मॉन्स्टर के ना होने से हैरान हो जाते हैं। एरन को फिर से वही अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है और वो रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर्स बिना किसी वजह से डिसअपीयर नहीं आते। उसी मोमेंट पर कैरोलाइन एक अजीब से गॉब्लिन के अपीयरेंस को नोटिस करती है और तुरंत उस पर अटैक करने के लिए लपकती है। एरन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता, तो वो उस पर एक वीकनिंग स्पेल यूज करता है और वो उसको जान से मारने में कामयाब हो जाती है। एरन उसको उसकी रेकलेसनेस के लिए डांटता है, ये क्लियर करते हुए कि उसके इस एक्शन ने पार्टी को खतरे में डाल दिया होता। वो अपोलाइज करती है, तो वो उसको ट्रेन करने का फैसला करता है एनिमी के अटैक्स को प्रिडिक्ट करने और उन्हें रिपेल करने की स्किल पर, क्योंकि यही डिफेंडर का असली काम होता है। लोगन एक्साइटेड हो जाता है और वीकनिंग स्पेल सीखने के लिए कहता है, लेकिन एरन उसको समझाता है कि ये बहुत मुश्किल है और ये एडवांस्ड मैजिक में से है और हो सकता है कि ये लोअर फ्लोर्स के बॉसेस पर इतनी आसानी से असर ना करे, इसलिए उसको स्ट्रेंथनिंग इनहांसमेंट मैजिक पर फोकस करना चाहिए। वो उसको पार्टी को प्रोटेक्ट करने और उन्हें एक एडवांटेज देने के लिए ट्रैप मैजिक भी सिखाता है। उसके बाद वो सोफिया की तरफ बढ़ता है और उसको पैरेलल कास्टिंग सीखने की जरूरत के बारे में बताता है, जो उसको एक ही समय में एक से ज्यादा स्पेल यूज करने के काबिल बनाती है। वो पहले सोचती थी कि एक स्ट्रॉन्ग स्पेल ही काफी होती है, लेकिन वो समझाता है कि लोअर फ्लोर्स में ये काफी नहीं है और स्पीड और मल्टीप्लिसिटी ही सर्वाइवल की चाबी है। वो कन्विंस हो जाती है और उससे खुद को ट्रेन करने के लिए कहती है, तो वो सीलिया के अप्रूवल की कंडीशन पर एग्री कर जाता है। एक दूसरी जगह पर लूना पहुंचती है उन हीरोज पार्टी के साथ गिल्ड में और वो तुरंत प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। लूना लैबिरिंथ से सभी एडवेंचरर्स को इवैक्यूएट करने के लिए ट्रांसफर स्पेल का यूज करने के लिए कहती है। प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है और रियलाइज करता है कि कोई डिजास्टर हो गया है। लूना उसको सिचुएशन समझाती है और ये भी कि ड्रैगन शायद अब तक एडवेंचरर्स तक पहुंच चुका होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है और वो तुरंत ट्रांसफर स्पेल तैयार करना शुरू कर देते हैं।
ये इंसिडेंट हीरोज पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा और सभी को इवैक्यूएट करने के बाद उन्हें ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा। हर कोई इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन लूना प्रेसिडेंट से एक स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ तुरंत एग्री कर जाती है। हम एरन के पास वापस आते हैं, जो सीलिया और बाकी की पार्टीज को ज्वाइन करता है। वो अब 40th फ्लोर के बॉस के सामने खड़े हैं और ये बैटल सिर्फ एस्कॉर्ट्स के लिए होगी, जबकि स्टूडेंट्स सीखने के लिए देखेंगे। बैटल शुरू होती है और एरन डायरेक्टली मूव करता है और बीस्टमैन पर अटैक करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और जब वो पीछे हटने की कोशिश करता है तो वो एक ऐसे ट्रैप में गिर जाता है जिसे एरन ने पहले से ही तैयार किया था। दूसरी तरफ सीलिया पार्टी के अटैकर को एनहांस करती है, तो वो एक डिसाइसिव अटैक के साथ आगे बढ़ता है जो एक ही मोमेंट में मॉन्स्टर की जान ले लेता है। ये सब कुछ सेकंड्स में उन स्टूडेंट्स की आंखों के सामने होता है जो पार्टी की इस असली हार्मनी को देखकर हैरान हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि कैसे एरन ने मॉन्स्टर की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया ताकि वो अपनी पार्टी को उसको आसानी से एलिमिनेट करने की अपॉर्चुनिटी दे सके। उसी मोमेंट से वो उनकी आंखों में एक असली रोल मॉडल के रूप में बड़ा होने लगता है। हम लूना और हीरोज पार्टी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो लैबिरिंथ की तरफ अपनी मैक्सिमम स्पीड से दौड़ते हैं, ये साफ हो जाता है कि उसने गिल्ड प्रेसिडेंट से उन सभी को समन करने की रिक्वेस्ट की थी जो 40वें और 50वें फ्लोर्स के बीच हैं, क्योंकि वो जानती है कि एरन उनके बीच है और उन्हें ड्रैगन को हराने के लिए उसकी जरूरत है। उसी दौरान एरन और बाकी की पार्टी फाइनल बॉस के पास पहुंचते हैं, जो एक जायंट क्रैब का रूप लेता है। एरन आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड के एक पावरफुल स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है, जिससे उसके लिम्स आसानी से कट जाते हैं। बाकी की पार्टी शामिल होती है और वो उसको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह क्वेस्ट सेफली खत्म हो जाता है। लेकिन सडनली वो अपने ऊपर एक इमेंस फोर्स प्रेस होते हुए महसूस करते हैं। एक मिस्टीरियस गेट खुलता है और उसमें से ब्लैक ड्रैगन निकलता है। उसको यहाँ के अलावा कहीं और अपीयरेंस की जगह नहीं मिली। हर कोई उस टेरर की ऑरा से शॉक हो जाता है जो उसको सराउंड करती है। यहाँ तक कि खुद एरन, एस्कॉर्ट्स और स्टूडेंट्स भी, हर कोई उसकी पावर के प्रेशर के अंदर फ्रीज हो जाता है। एरन सर्वाइवल का कोई रास्ता ढूंढने के लिए जल्दी से सोचने की कोशिश करता है और उसको सबको बचाने के लिए ट्रांसफर क्रिस्टल तक पहुंचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा कोई मूव नहीं कर पा रहा है। भागने की जगह वो उन्हें बचाने का फैसला करता है। वो सीलिया और एस्कॉर्ट्स को उन्हें जगाने के लिए बुलाता है और उन्हें स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं और एक मैजिकल बैरियर बनाते हैं। ड्रैगन इमेंस फ्लेम्स के साथ अटैक करता है और ऐसा माना जा रहा था कि बैरियर शैटर हो जाएगा, लेकिन एरन उसकी पावर को एनहांस करता है तो वो टिक जाता है। हर कोई हैरान होता है और सीलिया रियलाइज करती है कि क्या हो रहा है। एरन अकेला खड़ा होकर ड्रैगन का सामना करता है। वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी आंख की तरफ एक डैगर फेंकता है, फिर अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है। अटैक की पावर के बावजूद इसका कोई असर नहीं होता। वो जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए वो स्टूडेंट्स को रिश्योर करता है कि उसके पास एक प्लान है। वो एक अजीब सी चेन पहनता है और ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे दूसरों को भागने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेकिन सीलिया उसको छोड़कर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो इस ड्रैगन की वजह से एक और दोस्त को खोना नहीं चाहती। ड्रैगन अटैक करता है तो एरन एक मैजिकल शील्ड का यूज करता है जो अटैक्स को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि रिफ्लेक्टिव शील्ड स्पेल है जिसे उसने खुद इन्वेंट किया था। लेकिन